हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और इस लेक्चर वीडियो में हम लोग एससीबी का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा बना लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। फिगर शो सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। द फिगर सजेस्ट दैट, देखिए फिगर में क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है ना, कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयर है, मतलब बहुत दूर दूर है। यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर हो गया, यहाँ पे रेयर हो गया। तो कुछ इस तरीके से है। तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा? तो एक पॉइंट तो ये है कि ए और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बराबर होगा। बी पे ए और बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे अलग हो सकता है। क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, ये देख लेते हैं। यदि आपको ध्यान हो तो जैसे कोई क्यू चार्ज है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है वो कुछ इस तरीके से निकलता है ना। तो नज़दीक वाले पॉइंट पे क्या होता है, डेंसर होता है। जैसे जैसे दूर चलते चले जाइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो एक तरीके से रेयर होता चला जाएगा। ठीक है, और क्यू चार्ज से दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा, बी पॉइंट पे कम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ज़्यादा होगा और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा जो ए पर होगा। तो इस तरीके से हम लोग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन चुका है। चलते हैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, और सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए, उसमें क्या कहा जा रहा है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज इज इंक्रीज्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेज। देखिए, यदि दो आइडेंटिकल चार्ज है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की यदि बात किया जाए, जैसे कोई Q1 और Q2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसका, Q1 Q2 बाई R होता है। ठीक है, तो इसमें दो बातें हो सकती है। यदि Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम साइन, Q1 और Q2 क्या हो सकता है, सेम साइन का हो सकता है, या Q1 और Q2 अपोजिट साइन का हो सकता है। तो ये केस 1 हम लोग देख लेते हैं। केस 1, इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम साइन, ठीक है, तो सेम साइन का होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो डिस्टेंस के बढ़ने पे पोटेंशियल एनर्जी U इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो डिस्टेंस के बढ़ने पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, है ना। तो R यदि इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा यदि Q1 और Q2 सेम साइन का है तो। ठीक है, यदि केस 2 की बात कर ली जाए, यदि Q1 एंड Q2 अपोजिट साइन का है, Q1 and Q2 are of opposite sign, ठीक है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा ना, Q1 और Q2 यदि अपोजिट साइन का होगा तो। और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, लेकिन R के इंक्रीज होने पे, यदि R इंक्रीज होगा, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव था, तो निगेटिव साइन, निगेटिव वैल्यू यदि डिक्रीज करे तो उसको भी हम लोग इंक्रीज ही मानेंगे। ठीक है, तो यदि R इंक्रीज करेगा तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ये कब होगा, जब Q1 और Q2 अपोजिट साइन का होगा, तब होगा। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में 2 का जो आंसर होना चाहिए था, when the separation between two charges increases the electric potential energy of the charges may increases or decreases, increase भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम अ लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन, द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, बी में है डिक्रीजेज, रिमेन द सेम, में इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। जरा समझिएगा, इस क्वेश्चन में पॉजिटिव चार्ज को ले जाया जा रहा है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा Q इंटू वी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ये होता है ना, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे चार्ज Q जो है यदि पॉजिटिव होगा,
केस वन, यहाँ भी दो बातें हो सकती हैं। केस वन, क्यू यदि पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा निश्चित तौर पे इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। और केस टू में क्या होगा, क्यू यदि निगेटिव हो, क्यू कैसा हो, निगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ले जा रहे हैं। मतलब पहले क्या था, माइनस क्यू इंटू लो पोटेंशियल और माइनस क्यू इंटू हाई पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ा है लेकिन एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया है, तो इस केस में क्या हो गया, डिक्रीज। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए पूछ रहा है, तो केस वन अप्लीकेबल होगा और निश्चित तौर पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखते हैं। टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज, दो इक्वल पॉजिटिव, the electric potential at the point A and B is studied while moving from A to B। the potential के बारे में पूछा जा रहा है और दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, दो इक्वल, Q है यहाँ पे, Q है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं कि यहाँ से आप x डिस्टेंस पे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स हो जाएगा निश्चित तौर पे। मैं मैथमेटिकली बता रहा हूँ, वैसे तो समझ में आ ही रहा है कि q चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस q चार्ज का बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है, और इसका कम होगा। तो जैसे से यहाँ से दूर जाइएगा पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा और फिर जैसे ही इसके नज़दीक पहुँच जाइएगा तो फिर से पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ने लगेगा। मतलब मिडिल पॉइंट पे पोटेंशियल मिनिमम होना चाहिए, लेकिन मैं इस बात को मैथमेटिकली प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए x डिस्टेंस पे जो q का पोटेंशियल होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, k q बाई एक्स, और इस q का जो पोटेंशियल होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, k q बाई r माइनस एक्स, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो k q को यदि कॉमन कर लेते हैं तो r माइनस एक्स प्लस एक्स बाई x इंटू आर माइनस एक्स, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन हो गया, ओके। तो x x कैंसिल आउट हो गया, v का वैल्यू हो गया k q बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स इंटू आर। तो k q r एक तरीके से कांस्टेंट है, तो ये पोटेंशियल का वैल्यू किस पे डिपेंड किया, x इंटू आर माइनस एक्स पे। और कोई भी टर्म x इंटू आर माइनस एक्स इस तरह का, इसको यदि y मानते हैं आप, तो y जो होगा, y मैक्सिमम तब होता है जब x का वैल्यू r/2 के बराबर होगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर हो जाता है, r²/4 के बराबर हो जाता है ना, ओके। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा r²/4, मतलब इस टर्म का मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, r²/4 के बराबर। तो पोटेंशियल का वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब x का वैल्यू r/2 के बराबर होगा। अब इसको कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं, या ऐसे भी समझिए, जैसे कोई स्मॉल r जो है ये 10 के बराबर है, x का वैल्यू यदि 1 लेते हैं तो ये क्या होगा, 9 इंटू 1 9 रह गया। यदि x का वैल्यू 2 लेते हैं तो ये 2 इंटू 8 16 हो गया। यदि 3 लेते हैं तो 7 इंटू 3 21 हो गया। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब x का वैल्यू 5 लीजिएगा, तो 10 माइनस 5 5 इंटू 5 25। तो इसका प्रोडक्ट y का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब x का वैल्यू r/2 के बराबर होगा, ठीक है। और y मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम कहाँ पे होगा, एकदम बीच में, मिडिल पॉइंट पे पोटेंशियल मिनिमम होगा, और इसके इस तरफ और इस तरफ पोटेंशियल फिर से बढ़ेगा। इसका मतलब जैसे जैसे इस Q से दूर जाइएगा आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका डिक्रीज करेगा, और सबसे कम मिडिल में होगा, फिर से इंक्रीज करने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैरी करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए था, फर्स्ट में कंटिन्यूसली इंक्रीजेज, बिल्कुल नहीं। कंटिन्यूसली डिक्रीजेज, ये भी नहीं होगा। इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, नहीं, पहले तो डिक्रीज कर रहा है ना। डी में डिक्रीज देन इंक्रीज, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ऑरिजिन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। A small circle is drawn with the center at the origin cutting the axis at a point A, B, C, D, having coordinate A0, 0A, -A0, 0 -A। मतलब x और y दोनों को कट कर रहा है,
respectively out of the points on the periphery of the circle, the potential is minimum at। तो आप इस क्वेश्चन को जरा देखिए, ध्यान से समझिए कि ये कुछ इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ऑरिजिन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। किधर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। और ये बात क्लियरली पहले भी बताया जा चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल सबसे कम होगा और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। वाई एक्सिस एक तरीके से इक्वी पोटेंशियल रीजन वाला काम करेगा, ठीक है। तो यदि आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो कि ए 0 पे कट कर रहा है, 0 ए पे कट कर रहा है, 0 माइनस ए पे कट कर रहा है और माइनस ए 0 पे कट कर रहा है, तो पोटेंशियल जो होगा इस पॉइंट पे डिक्रीज करेगा। और ये पॉइंट कौन सा है? ए पॉइंट है ये, है ना। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू मिनिमम होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पे क्या होगा? मिनिमम होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, इफ अ बॉडी चार्ज बाय रबिंग इट्स वेट। तो रब करने पे हो सकता है कि वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गया हो, इलेक्ट्रॉन लूज कर गया हो, या निगेटिव चार्ज हो गया हो, इलेक्ट्रॉन गेन कर गया हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यदि गेन करेगा तो निश्चित तौर पर उसका मास बढ़ेगा, यदि लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का, यदि इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो निश्चित तौर पर उसका मास घटेगा। तो इसका जो आंसर होना चाहिए, इसका वेट डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। रिमेन्स, तो ऑप्शन ए में रिमेन्स प्रेसली कांस्टेंट, नहीं, बिल्कुल नहीं। इंक्रीजेज स्लाइटली, डिक्रीज भी कर सकता है ना। सी में डिक्रीज स्लाइटली। डी ऑप्शन में मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पे फोर्स, नेट फोर्स हमेशा जीरो होते हैं, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। इलेक्ट्रिक फील्ड बस यूनिफॉर्म होना चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे फोर्स जीरो होगा ही होगा, ठीक है। तो इज ऑलवेज जीरो, ऑप्शन ए सही है इसका, है ना। ऑप्शन ए ही सही है, तो और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द सिचुएशन ऑफ फिगर, द वर्क डन इज टेकिंग अ पॉइंट फ्रॉम P to A is WA, P to B is WB and from P to C is WC। तो सब तो Q चार्ज से इक्वली डिस्टेंस पर है, बराबर ही होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये Q चार्ज है और यहाँ से एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट P है, तो यहाँ पे पॉइंट A है, ठीक है। ये मान लेते हैं R1 डिस्टेंस पर है, ठीक है। पहले चार्ज जो था Q चार्ज, यहाँ पे Q चार्ज, यहाँ पे स्मॉल q चार्ज मान लेते हैं, यहाँ पे कोई कैपिटल Q चार्ज है जिसको लाया जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, समझिएगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इसका Q बाई R1 होगा, ठीक है। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, A के लिए Q बाई R2, क्योंकि इसका रेडियस कितना हम लोगों ने माना है R2, ठीक है। तो ए के लिए, ए पे पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा जब ए पे लाया जाएगा तो, ठीक है। बी पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो Q बाई R2, वही आया ना पोटेंशियल एनर्जी, जो ए पे था वही बी पे था। और सी पे आया तो क्या हो गया, Q बाई R2, फिर से वही आ गया। इसका मतलब है कि ए पे लाया जाए या बी पे लाया जाए या सी पे लाया जाए, तीनों ही केस में वर्क डन जो होगा बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया, 8 का ऑप्शन सी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, अ पॉइंट चार्ज Q इज रोटेटेड अलोंग अ सर्कल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अनदर चार्ज Q, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रोटेटिंग चार्ज इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज। तो जहाँ से चला है वहीं पे आ गया, तो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था वही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। तो सेंटर पे रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
ठीक है, दोनों ही केस में वर्क डन का वैल्यू, नेट वर्क डन का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गया। तो ए में दिया हुआ है 0, सही बात है। बी में पॉजिटिव, सी में नेगेटिव, ये सब तो होगा नहीं। 0 इफ क्यू इज एट द सेंटर एंड नॉट 0, ये भी गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए कहीं पर भी रहे, जैसे मान लीजिए ये क्यू है, यहाँ पे स्मॉल क्यू है ना, इसको ऐसे करके घुमा के ला के यहीं पे ले आया गया, समझिएगा। ठीक है, तो पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखा जाएगा, के क्यू क्यू बाई R1, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखा जाएगा, के क्यू क्यू बाई R2। सर्कल की बात नहीं है R1, ये भी R1 हो जाएगा ना। तो सर्कल की बात नहीं है, किसी भी पाथ पे यदि घुमा के इसको उसी पॉइंट पे ले जाया गया तो वर्क डन का वैल्यू 0 ही होना है, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव 1 बन चुका है। ऑब्जेक्टिव 2 को सॉल्व कर लेते हैं अब हम लोग।